नमस्कार, सुस्वागतम। विद्यार्थी कल्याण परिषद में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि सभी लोग अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक होंगे। बेटा, जैसे हमने शुरू किया था ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, तो हम उसी मुहिम को आगे चलाते हुए आज फिर हिंदी विषय में एक नया अध्याय लेके आए हैं, जिसका नाम है आपठित। आपठित गद्यांश और आपठित पद्यांश। कोई भी परीक्षा हो, कक्षा 6 से लेकर के 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या किसी भी कंपटीशन की तैयारी हो, किसी प्रतियोगिता की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये विषय आपको जरूर मिलता है। और ये बड़ा खास है। क्योंकि हम इसको समझ नहीं पाते। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को नहीं समझेंगे तो हम उसके बारे में सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसी विषय को समझाते हुए आज हमने ये वीडियो आपके पास शेयर किया है। आपठित, तो आपठित जो शब्द है वो आ उपसर्ग लग करके पठित के सामने तब बना है। आ का मतलब होता है नहीं, आ का मतलब नहीं और पठित का मतलब पढ़ा हुआ, अर्थात जो पढ़ा हुआ नहीं हो, वो गद्यांश या वो पद्यांश जो हमने कभी नहीं पढ़ा उसको आपठित कहते हैं। तो विद्यार्थियों के पाठन कौशल आंकन हेतु आपठित पर निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये मैंने आपके सामने कुछ जो है इनके बारे में बताया है कि किस तरह से हम प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से हम उसका उत्तर देंगे। तो नंबर 1 सबसे पहले जो होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है शीर्षक का चुनाव। सबसे पहले कोई भी आपठित गद्यांश या आपठित पद्यांश आपके सामने होगा तो सबसे पहला जो प्रश्न होगा उसको कहेंगे कि उपरोक्त का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, चाहे गद्यांश है चाहे पद्यांश है आपके सामने। दूसरा है कठिन शब्दों की व्याख्या। कुछ शब्द, कठिन शब्द दे दिए उसके अंदर और उनके जो है उनके बारे में पूछ लिया, उनका अर्थ पूछ लिया। तीसरा विषय वस्तु का बोध, कि जिस विषय वस्तु पे ये गद्यांश लिखा हुआ है या पद्यांश लिखा हुआ है उसका आपको कितना बोध है, उसका आपको कितना ज्ञान है। चौथा है कि भाषा एवं व्याकरण संबंधी प्रश्न, उस भाषा से संबंधित या उसके व्याकरण से संबंधित उसमें प्रश्न पूछ ले जाते हैं। और अंतिम है भावार्थ आदि, कि इसका कोई शब्द दे दिया या कुछ एक लाइन दे दी और उसके बारे में पूछ लिया कि इसका भावार्थ क्या होगा। तो इस प्रकार से इस पे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। दोबारा से बात सुन लीजिए। पहले शीर्षक मतलब जो भी है टाइटल उसका निकालना हमें, उसमें से उसके बारे में पूछ लिया, कठिन शब्दों की व्याख्या पूछ ली, विषय वस्तु का बोध पूछ लिया, भाषा से संबंधित और व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछ लिए और अंत में भावार्थ आदि के बारे में पूछ लिया। तो यही प्रश्न इसमें ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो उत्तर देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब ये बात विशेष है कि हमें जब हम उत्तर लिखें तो हमें कौन कौन सी बातें अपने ध्यान में रखनी होगी। नंबर 1 सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एकाग्रचित्त होकर उसका पठन करना है, बार बार पढ़ना है। कम से कम 2 या 3 बार उसको पढ़ना है। ये नहीं है इसका मतलब कि आप उसको ही पढ़ते रहें और बाकी काम ना करें। तो आपको जो भी आपके पास में गद्यांश या पद्यांश दिया हुआ है, अगर पहली बार में समझ में आ जाता है अच्छी बात है, नहीं तो दूसरी बार पढ़िए। और दूसरी बार भी अगर आपकी समझ में नहीं आता तो तीसरी बार पढ़िए। जब तक कि आपको समझ में नहीं आया तब तक आप इसके प्रश्नों की तरफ मत जाइए। दूसरा है मूल भाव को समझना, कि लेखक ने क्या कहा है, कवि ने क्या कहा है, उसकी मूल भावना क्या है, इस बात को हमें समझना होगा। तीसरा प्रश्नों को पढ़ना व समझना। कई बार प्रश्न का उत्तर हम जानते हैं लेकिन हम उसको समझते नहीं है। प्रश्न पे जो पूछा जाता है ना कहा जाता है लेकिन ना को हम भूल जाते हैं। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए था या ऐसा होना ना चाहिए। अब ना हमने छोड़ दिया, ऐसा होना चाहिए अगर हमने कर दिया तो एकदम उल्टा हो गया। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो प्रश्न दिया है उसको हम अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें। चौथा है शीर्षक का, वही जो शीर्षक का जो चुनाव करने के लिए जो बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि शीर्षक संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्त का मतलब छोटा होना चाहिए, अर्थात कम से कम एक शब्द और ज्यादा से ज्यादा एक पंक्ति। कम से कम एक शब्द, ज्यादा से ज्यादा एक पंक्ति। आपने देखा होगा किसी भी कविता में या किसी भी कहानी में या कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हैं उसमें एक लाइन से बड़ा शीर्षक नहीं होगा, उसका टाइटल एक लाइन से बड़ा नहीं होगा और कम से कम एक शब्द का होगा। मूल विषय से संबंधित, जो उसका विषय है उससे संबंधित हो
और उसका हमें पूर्ण ज्ञान कराता हो, जो भी बात कही गई है उसका हमें पूर्ण ज्ञान कराता हो, तो संक्षिप्त होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए और मूल भाव से संबंधित होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें जब ये प्रश्न दिए जाएंगे तो हमें किस तरह से इनको करना होगा, एक बार दोबारा फिर ध्यान दे लेते हैं। एक एकाग्रचित होकर पठन करना होगा बार बार, दूसरा मूल भाव को समझना होगा, तीसरा प्रश्नों को पढ़ना होगा और समझना होगा, और चौथा मैंने बताया शीर्षक का चुनाव करते समय ये बात ध्यान रखनी होगी कि क्या वो मूल भाव से संबंधित है, क्या वो बहुत बड़ा तो नहीं है, क्या वो बहुत छोटा तो नहीं है। तो ये बातें हमें इसमें ध्यान करनी होगी। अब उदाहरण के तौर पे अपठित गद्यांश आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। ये अपठित गद्यांश है, पद्यांश है सॉरी, और ये आपके सामने प्रस्तुत किया है कि उठो चलो हम घर घर जाएं, लोगों तक संदेश पहुंचाएं। उठो चलो हम घर घर जाएं, लोगों तक संदेश पहुंचाएं, देश में अपने कूड़ा कचरा ना, केवल खुशियां फैलाएं, केवल खुशियां फैलाएं। स्वच्छ भारत हमारा लक्ष्य, स्वच्छ भारत हमारा लक्ष्य। जब घर आंगन निर्मल होगा, स्वस्थ भारत का जन जन होगा, तब होगा भारत का नाम, तब होगा जग का कल्याण। स्वच्छ भारत हमारा लक्ष्य, स्वच्छ भारत हमारा लक्ष्य। चलो करें हम ऐसा काम जिससे बढ़े भारत का मान, अग्रिम पंक्ति में होंगे हम, फिर मिलेगा जग में सम्मान। स्वच्छ भारत हमारा लक्ष्य, स्वच्छ भारत हमारा लक्ष्य। अब हमने जब ये पढ़ा है तो इसमें कई बार आया कि स्वच्छ भारत हमारा लक्ष्य, स्वच्छ भारत हमारा लक्ष्य, और सारी बातें स्वच्छता के ऊपर कही गई है। अगर हमें एक बार ना समझ में आए तो हमें दोबारा देखना है। अब हमें ये बात तो समझ में आ गई कि मेन बात क्या है कि स्वच्छ भारत के ऊपर है, लेकिन अब हमें इसमें जो है ना, इसे जो कठिन शब्द आए हैं उनको हमें देखना है। संदेश पहुंचाना क्या होता है, लोगों को बताना, उसकी जानकारी देना, ठीक है ना। कूड़ा कचरा आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। स्वच्छ माने साफ, लक्ष्य हमारा होता ही है। निर्मल पेशाब को कहते हैं, स्वस्थ, स्वस्थ होना, जन जन, व्यक्ति व्यक्ति, ठीक है ना। होगा भारत का नाम, तब होगा जब जग माने संसार का कल्याण, तो कल्याण जानते ही हैं। स्वच्छ भारत हमारा लक्ष्य। चलो करें हम ऐसा काम जिससे बढ़े भारत का मान, मान माने इज्जत, ठीक है ना। अग्रिम माने अगली, पंक्ति माने लाइन, में होंगे हम, फिर मिलेगा जग में सम्मान। स्वच्छ भारत हमारा लक्ष्य, स्वच्छ भारत हमारा लक्ष्य। इस तरह से हमने इसको 2 बार पढ़ लिया और दोनों बार पढ़ करके हमने इसको समझा है। अब क्या है, अब हम इसके प्रश्नों पे आ रहे हैं। प्रश्न में सबसे पहले यही है कि उपरोक्त का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। उपरोक्त का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। अब हमने जब इसको करे, उठो चलो हम घर घर जाएं, लोगों तक संदेश पहुंचाएं, तो देश में अपने कूड़ा ना, केवल खुशियां फैलाएं, स्वच्छ भारत हमारा लक्ष्य, स्वच्छ भारत हमारा लक्ष्य। तो हम देख लेते हैं कि ये चीज इसमें आई है और बार बार इसी को टारगेट किया गया है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा शीर्षक हो सकता है, यही हमारा शीर्षक हो सकता है। ठीक। दूसरा कि देश को हमें क्या नहीं और क्या देना चाहिए। 2 प्रश्न है क्योंकि 2 नंबर का है, ठीक है। तो 2 प्रश्न इसमें पूछे, देश को हमें क्या नहीं और क्या देना चाहिए। देश को हमें क्या देना चाहिए, स्वच्छता देना चाहिए, भारत को स्वच्छ करना चाहिए और हमें भारत में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। कहना उठो चले हम घर घर जाएं, लोगों तक संदेश पहुंचाएं, देश में अपने कूड़ा कचरा ना, हमें देश को कूड़ा कचरा नहीं देना है, हमें देश को कूड़ा कचरा नहीं देना है, केवल खुशियां फैलाए, अर्थात हमें भारत को स्वच्छता देनी है, स्वच्छ रखना है। ठीक। अब आगे, भारत का विश्व में कब मान बढ़ेगा। चलो करें हम ऐसे काम जिससे बढ़े भारत का मान, ठीक है ना। चलो करें हम ऐसा काम जिससे बढ़े भारत का मान। कौन सा काम, स्वच्छता का, देश को साफ रखने का। अगर हम देश को साफ रखेंगे तो क्या होगा कि हमारे देश का मान बढ़ेगा। ठीक, ये हो गया। और अंतिम है कि अग्रिम पंक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है। अग्रिम पंक्ति, आप लोग क्लास में बैठते हैं और आप लोग देखते हैं, आप लोगों के अंदर झगड़ा भी होता है कि आगे मैं बैठूंगा, मैं आगे बैठूंगा, मैं आगे बैठूंगा। तो अग्रिम मतलब है सबसे आगे, कि जब देश की गणना हो, जब सफाई का नाम आए तो हमारा नंबर पहले नंबर पे हो, हमारा स्थान पहले नंबर पर हो, हम विश्व में पहले नंबर पे खड़े हो। इसका मतलब ये है, अग्रिम पंक्ति का मतलब ये है कि हम विश्व में पहले स्थान पर हो। तो इस प्रकार से बेटा ये अपठित पद्यांश है जिसका मैंने आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। फिर दोबारा से सुन लीजिए कि अपठित पद्यांश भी 5 नंबर का आएगा, अपठित गद्यांश भी 5 नंबर का आएगा।
4 या 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न पूछ लिए तो 1 प्रश्न 2 नंबर का, 3 प्रश्न पूछ लिए तो दो जो प्रश्न होंगे वो 2-2 नंबर के होंगे। तो इस तरह से हमें जो है ना ये 5 नंबर का ये करना है। तो इस तरह से ये हमारा एक उदाहरण है किसका, अपठित पद्यांश का। तो बेटा जिस प्रकार से हमने ये अपठित पद्यांश पढ़ा उसी तरह से हमें अपठित गद्यांश भी करना है। 5 नंबर का जो आता है गद्यांश आता है और 5 नंबर का ही पद्यांश आता है। एक गद्यांश मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसको सुनिए, समझिए और करिए। गद्यांश है, शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित प्रयोग सिखाती है। वह शिक्षा जो मनुष्य को पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त गंभीर चिंतन न दे सके व्यर्थ है। यदि हमारी शिक्षा सुसंस्कृत, सभ्य, सच्चरित एवं अच्छे नागरिक नहीं बना सकती तो उसे क्या लाभ। सहृदय सच्चा किंतु अनपढ़ मजदूर उस स्नातक से अच्छा है जो निर्दयी और चरित्रहीन है। संसार के समस्त वैभव और सुख साधन भी तब तक सुखी नहीं बनाते जब तक मनुष्य को आत्मिक ज्ञान न हो। तो ये हमने गद्यांश है, छोटा सा गद्यांश है, छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से हम सीख रहे हैं। जैसे हमने ये पद्यांश हमने पढ़ा उसी तरह से हम गद्यांश भी पढ़ रहे हैं। एक बार दोबारा से पढ़ते हैं कि शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित प्रयोग सिखाती है। वह शिक्षा जो मनुष्य को पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त गंभीर चिंतन न दे सके व्यर्थ है। यदि हमारी शिक्षा सुसंस्कृत, सभ्य, सच्चरित एवं अच्छे नागरिक नहीं बना सकती तो उसे क्या लाभ। सहृदय सच्चा किंतु अनपढ़ मजदूर उस स्नातक से अच्छा है जो निर्दयी और चरित्रहीन है। संसार के समस्त वैभव और सुख साधन भी तब तक सुखी नहीं बनाते जब तक मनुष्य को आत्मिक ज्ञान ना हो। ये छोटा सा पैराग्राफ, छोटा सा अनुच्छेद जिसका हम जिसको कर रहे हैं, इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न मैं आपके सामने पढ़ता हूँ कि मनुष्य मस्तिष्क और शरीर का उचित प्रयोग किससे सीखता है। हमने 2 बार पढ़ लिया। तो पहला पैराग्राफ जब हमने पढ़ा था इसमें अनुच्छेद में, तो हमने ये पढ़ा था कि शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित प्रयोग सिखाती है। यही इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, कैसा व्यक्ति शिक्षित नहीं समझा जा सकता। कैसा व्यक्ति शिक्षित नहीं समझा जा सकता, तो इसमें जो आया है कि वह व्यक्ति जो सभ्य, सच्चरित एवं सुसंस्कृत से अभिन्न रहा एवं अच्छे गुण जो उसे सभ्य नागरिक बनाते हैं अपने अंदर नहीं ला पाया, वह शिक्षित नहीं समझा सकता है। अर्थात हम कितने ही पढ़े लिखे हों, जब तक हमारे अंदर सच्चाई नहीं होगी, चरित्र हमारा नहीं होगा, तब तक हम शिक्षित नहीं कहलाएंगे। प्रश्न नंबर 3 कि मनुष्य को सुख की अनुभूति क्या प्राप्त होने से होगी। तो इसका उत्तर इसमें आया था कि मनुष्य को सुख की अनुभूति आत्मिक ज्ञान से प्राप्त होगी। ये बाद में आया था ना, जिसके पास आत्मिक ज्ञान ना हो उसको सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। तो मनुष्य को सुख की अनुभूति आत्मिक ज्ञान से प्राप्त होगी। अब प्रश्न नंबर 4, सहृदय शब्द का वाक्य प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट कीजिए। सहृदय दिल से, इसका अर्थ है कि मनोज सहृदयपूर्ण अपनी माता से मिलने गया। या कोई भी कर सकते हैं, राम या रहीम या किसी का नाम लेगा कि वो अपने पिता से मिलने गया। इस तरह से हम कुछ भी इसमें कर सकते हैं। आगे 5वां और अंतिम इसमें प्रश्न दिया, एक नंबर के प्रश्न है कि उचित और सभ्य के विलोम बताइए। यहाँ पे मैंने बताया था व्याकरण का ज्ञान, तो व्याकरण के बारे में पूछ लिया कि उचित का मतलब होता है जो है, उचित का विलोम होता है अनुचित और सभ्य का होता है असभ्य। तो इस प्रकार से हम अनुच्छेद कर लेंगे अपठित, और अगर इसका शीर्षक पूछा जाए तो हम शीर्षक लिख लेंगे। जरूरी नहीं है कि जिस तरह से मैंने आपको बताया वैसे ही आए। कई बार क्या होता है कि विकल्प दिए होते हैं, कई बार विकल्प दिए होते हैं, 4 विकल्प दिए होते हैं, उन चारों में से एक ढूंढा जाता है, एक सही होता है, 3 गलत होते हैं। तो कई बार विकल्पों के अनुसार आ जाएगा, कई बार ऐसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा। तो इसलिए ये हमें पूरा ध्यान रखना है, उसको हमें बार बार पढ़ना है, समझना है, तब उसका जो है उसके प्रश्नों पर उत्तर हमें लिखने होंगे। इस प्रकार से ये हमारा अपठित पद्यांश एवं अपठित गद्यांश का पाठ समाप्त हुआ, और अगला पाठ लेकर के हम जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे। जब तक के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारती।